हेलो, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल MRK UK 11 पे। आज संविधान की पहली क्लास शुरू की जा रही है तथा ये क्लास आप सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट के रूप में दी जा रही है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं सभी इस चैनल पर आप अधिक से अधिक जुड़ें ताकि आप सभी को इस चैनल से फ़ायदा हो सके। तो आइए देखते हैं संविधान के पहली क्लास को, जिसका टॉपिक है भारतीय संवैधानिक विकास का क्रम, अर्थात भारतीय संविधान का विकास किस प्रकार से हुआ है। सबसे पहले 31 दिसंबर 1600 ईस्वी ब्रिटेन। इस टाइम जो ब्रिटेन की महारानी थी वो थी एलिजाबेथ प्रथम। और ब्रिटेन की जो कंपनी है वो है आपकी, आप जानते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक अनुमति पत्र यानी आज्ञा पत्र प्राप्त करके पूर्व की देशों में, वर्ल्ड मैप देखोगे तो पूर्व देशों की ओर व्यापार करने के उद्देश्य से आगे बढ़ती है और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पहुंचती है। हालांकि जो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी है, इससे पहले का हम हिस्ट्री के तहत देखेंगे। यहाँ से केवल इतना देखना है कि हमारे जो संविधान का विकास क्रम है वो किस प्रकार से शुरू हुआ है। और संविधान, हालांकि सभी जानते हैं 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया, जबकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बनकर के तैयार हो चुका था। तो इस टॉपिक को हम आगे देखेंगे जहाँ ये क्लास आएगी। तो पहले स्टार्टिंग देखते हैं कि किस प्रकार से संविधान का एक क्रम आगे की ओर बढ़ता है। जब भारत पहुँचती है तो भारत में लगभग सबसे पहले जो कंपनी का उद्देश्य था वो था आपका व्यापार करने के उद्देश्य से कंपनी भारत में पहुंची। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य व्यापार करना था, लेकिन ये व्यापार तक ही सीमित न रह करके भारत के प्रशासनिक कार्यों में भी हस्तक्षेप करती है। अब हस्तक्षेप कैसे करती है ये हम इतिहास के तहत देखेंगे कि ब्रिटिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में किस प्रकार से शोषण नीतियाँ चलाई जाती हैं। हालांकि ब्रिटिश के द्वारा यहाँ पे अच्छे कार्य भी किए गए हैं, ऐसा नहीं कि उनके द्वारा शोषण ही किया गया हो। तो जब 1600 से और 1757 यानी 1757 तक कंपनी का जो उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो केवल व्यापार करना था, अर्थात भारत में व्यापार करके यहाँ के धन को सुरक्षित ब्रिटेन तक पहुँचाना था। किस प्रकार से यहाँ का धन ब्रिटेन सुरक्षित पहुँचाया जाता है वो हिस्ट्री के अंतर्गत देखेंगे। यहाँ पे हमें संविधान के अंतर्गत आगे का क्रम देखना है। तो कंपनी का उद्देश्य व्यापार करना था, लेकिन जब 1757, हालांकि आप जानते हैं 1707 के आसपास जो मुग़ल शासकों का दौर था, यहाँ पे जो औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी, 1707 के आसपास औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी, अर्थात जो मजबूत शासन तंत्र था वो अब यहाँ पे समाप्त हो चुका था। तो जब मजबूत शासन तंत्र समाप्त हो चुका था तो 1757 यानी 1757 में प्लासी का युद्ध होता है और इसी के जस्ट कुछ समय बाद 1764 में
बक्सर का युद्ध होता है, जिसके पश्चात बक्सर के युद्ध के पश्चात कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, बक्सर के युद्ध के पश्चात कंपनी को बंगाल, उड़ीसा व बिहार क्षेत्रों में दीवानी का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अर्थात दीवानी यानी कर वसूलने का, यानी प्रशासनिक तौर पे यहाँ पे, क्योंकि इससे पहले ये व्यापारिक दृष्टि से थे तो व्यापारिक तौर पे कर दिया जाता था, लेकिन जब कंपनी इस युद्ध के पश्चात यहाँ पे अपने शासन को स्थापित कर देती है तो प्रशासनिक दृष्टि से भारत के इन क्षेत्रों में मुख्यतः दीवानी कर वसूलने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसी के पश्चात कंपनी जो 1600 से 1858 तक भारत में कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चलता है। चलता है 1858 तक भारत में जो कंपनी का शासन चलता है, लेकिन कंपनी की या भारत में आपको पता होगा 1857 की एक सबसे बड़ी क्रांति होती है भारत में। 1857 की क्रांति होती है भारत में, जिसके परिणाम स्वरूप अर्थात जिसे स्वतंत्रता, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है। इस क्रांति के परिणामों ने जो इस कंपनी के शासन तंत्र को समाप्त कर दिया। 1857 की जो क्रांति थी उसके द्वारा कंपनी के शासन तंत्र को समाप्त कर दिया गया और जो भारत का शासन है, शासन अब प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश ताज यानी जो ब्रिटेन की राजा और महारानी होती हैं, ब्रिटिश ताज का तात्पर्य है उनके हाथों में प्रत्यक्ष रूप से चला जाता है। क्योंकि इससे पहले जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यहाँ पे शासन किया जा रहा था, हालांकि कंपनी पर क्राउन का ही अधिकार था, लेकिन यहाँ पे अब प्रत्यक्ष रूप से सीधे डायरेक्टली कंपनी का शासन हो जाता है। और जो 1857 के बाद 1858 का इसके बाद के जो अधिनियम आते हैं उसमें जो गवर्नर जनरल होते हैं, क्योंकि अब डायरेक्ट यहाँ से राजा के द्वारा शासन किया जाने लगता है तो इस पद को वायसराय के रूप में बदल दिया जाता है। वायसराय के रूप में बदल दिया जाता है। इस प्रकार से कंपनी यहाँ पे 1858 तक ही शासन कर पाती है और 1764 में यहाँ पे बक्सर के युद्ध के बाद इसे प्रशासनिक तौर पर कर वसूलने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ब्रिटिश संसद चाहती थी कि कंपनी भारत में एक अच्छा कार्य करे और कंपनी की साख बनी रहे, लेकिन कंपनी के जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी यानी अधिकारी थे उनके द्वारा यहाँ पर अत्यधिक शोषण किया जा रहा था और उनके द्वारा यहाँ से धन को ब्रिटेन आसानी से पहुँचाया जा रहा था। तो वहाँ पे ब्रिटेन में एक अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ब्रिटेन संसद यानी ब्रिटेन के द्वारा कहने का तात्पर्य था कि यदि कंपनी के द्वारा अच्छे से भारत में शासन किया जाए तो शासन लंबे समय तक चलाया जा सकता है, क्योंकि भारत एक उनके पास उचित ऑप्शन था। अपने तैयार किए गए माल को यहाँ पर बेचने के लिए एक अच्छा बाजार था। इसलिए
भारत पर शासन करने के लिए उन्हें उचित समय चाहिए था। इसलिए ब्रिटिश संसद के द्वारा कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अनेक अध्यादेश और एक्ट लाए गए, जिन्हें चार्टर एक्ट यानी अधिनियम के नाम से जानते हैं। आइए चलते हैं इसके जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, जिसके तहत कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया गया ब्रिटिश संसद के द्वारा पहली बार। तो इस टॉपिक के अंतर्गत 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में क्या प्रावधान थे, किस प्रकार से ब्रिटिश संसद के द्वारा कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया गया, उसे देखते हैं संवैधानिक विकास के क्रम में। इससे आगे ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, जिससे कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। इस एक्ट में प्रावधान किए गए कि जो यहाँ पे गवर्नर का पद था उसे गवर्नर जनरल के रूप में बदल दिया गया और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को नियुक्त कर दिया गया, क्योंकि इससे पहले 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। तीनों प्रेसिडेंसियों के कंपनी के अपने अपने गवर्नर होते थे। जैसे ही ब्रिटिश संसद के द्वारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया जाता है, उसके तहत गवर्नर के पद को बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। और इसी क्रम में बंगाल के जो पहले गवर्नर थे उन्हें बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को बना दिया जाता है तथा इसी अधिनियम के तहत जो बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियां होंगी वो बंगाल के अधीन कार्य करेंगी। अर्थात अब इन सब का जो हेड होगा वो बंगाल प्रेसिडेंसी होगी और इसका जो गवर्नर होगा वो मुख्य होगा इन तीनों प्रेसिडेंसियों में। इसी के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता के फोर्ट विलियम में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई और इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर एलिजा एम्पे। जो सर एलिजा एम्पे को नियुक्त किया गया और इस न्यायालय को जो ये कलकत्ता में स्थापित किया गया, इसमें दीवानी, फौजदारी और धार्मिक मामलों में व्यापक अधिकार प्रदान किए गए इस न्यायालय को निर्णय लेने के लिए। ठीक है, तो इसी के तहत आपका बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता, अब जब ब्रिटिश संसद के द्वारा इस एक्ट के तहत जब गवर्नर जनरल पद बना दिया गया तो इसकी सहायता के लिए, क्योंकि अब तीनों प्रेसिडेंसियां एक ही प्रेसिडेंसी के अधीन हो चुकी हैं तो कार्यभार अत्यधिक है, तो इसलिए गवर्नर जनरल की सहायता हेतु गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, यानी गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसका गठन कर दिया गया और इसमें कुल आपके 5 सदस्य रखे गए, जिसमें 4 सदस्य उसकी सहायता के लिए थे और एक स्वयं आपका गवर्नर जनरल था। इस प्रकार यहाँ पे अब जो भी निर्णय यानी निर्णायक मत जो होंगे वो समूह के द्वारा होंगे, क्योंकि इससे पहले जितने भी गवर्नर थे वो तीनों गवर्नर अलग अलग प्रेसिडेंसियों के थे और व्यक्ति विशेष के द्वारा किसी भी मुद्दे पर निर्णय किया जाता था। लेकिन जब यहाँ पे इस एक्ट के तहत गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल में बदल दिया गया तो इनके निर्णय के लिए एक परिषद का गठन किया गया जो सर्वसम्मति यानी बहुमत के आधार पर किसी भी मुद्दे पर निर्णय करेंगे। और यहाँ पे 4 सदस्य, हालांकि यदि किसी मुद्दे पर 2 बराबर निर्णय आते हैं तो जिस तरफ आपका गवर्नर जनरल का यहाँ पे निर्णायक मत का अधिकार प्राप्त था, यानी निर्णायक मत जो है जिस तरफ गवर्नर जनरल का मत होगा वह पारित मान लिया जाएगा। इसी के तहत 73 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई ब्रिटिश द्वारा, जो कंपनी के व्यापारिक मामलों को देखता था यहाँ पे भारत में, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना ब्रिटिश संसद के द्वारा की गई और ये यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के
व्यापारिक कार्यों को देखता था। इसी के जस्ट 1784 1784 में आपका पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, लेकिन यह एक्ट केवल और केवल 1773 के कुछ प्रावधानों को बदलने के लिए लाया गया था। तो इसमें जो प्रावधान बदले गए वो देखिए कि 1784 यानी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या किया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस पे यहाँ पे दोहरा शासन स्थापित किया गया। यानी कंपनी पर दोहरा शासन स्थापित कैसे किया गया, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले से यहाँ पे नियुक्त था और उसी के जस्ट बाद यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी के व्यापारिक मामलों को देखता था, और इसी के साथ ही साथ इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कंपनी के राजनीतिक यानी प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों को यहाँ पे देखता था। जबकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य थे उनकी नियुक्ति ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा की जाती थी। तो जब ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की नियुक्ति की गई तो इस प्रकार कंपनी पे दोहरा शासन यानी दोहरा नियंत्रण स्थापित हो गया। दोहरा नियंत्रण स्थापित होने से कंपनी अपने कार्यों को अच्छे से कर सकी। और गवर्नर जनरल की अब इस 1784 के एक्ट में, पिट्स इंडिया एक्ट में क्या किया गया कि जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी यानी कार्यकारी जो परिषद थी उसमें 3 सदस्य कर दिए गए, यानी यहाँ से 1 सदस्य कम कर दिया गया। 1773 में आपके 4 सदस्य और 1 गवर्नर था, अब यहाँ पे 3 सदस्य और 1 गवर्नर कर दिया गया, टोटल 4 सदस्य। यहाँ पे गवर्नर जनरल की शक्ति में वृद्धि कर दिया गया। यानी अगर यहाँ पे किसी मुद्दे पर निर्णायक मत होता है गवर्नर जनरल की काउंसिल में, तो वहाँ पे जिस और गवर्नर जनरल का मत होगा वह मत पारित मान लिया जाएगा। इसी के जस्ट बाद आपका 1793 अर्थात 1793 का चार्टर एक्ट आता है। और इस एक्ट में क्या किया जाता है कि कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था उसे 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। क्योंकि जब कंपनी यहाँ पे सर्वप्रथम 1600 के आसपास पहुँचती है तो रानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा वो 15 वर्ष के लिए एक आज्ञा पत्र लेकर के पूर्वी देश यानी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से पहुँचती है 15 वर्ष के लिए। लेकिन धीरे धीरे कंपनी अपने अधिकार को आगे बढ़ाती जाती है और 1793 का चार्टर एक्ट के तहत कंपनी अपने व्यापारिक अधिकार को 20 वर्षों के लिए आगे बढ़ाती है। और इस 1793 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसियों के पर्यवेक्षक का अधिकार दिया गया। कहने का तात्पर्य है जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा वो अब बम्बई और मद्रास के कार्यों का भी क्रियान्वयन यानी समीक्षा कर सकता है। उसे यह अधिकार 1793 के चार्टर एक्ट के तहत दिया गया। इसी के तहत जो कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी 1793 के यानी 93 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के सभी कर्मचारियों वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल सहित सभी का वेतन भारतीय कोष से देने का निर्णय लिया गया। यानी जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये चार्टर एक्ट पारित किया गया तो उसमें यह निर्णय किया गया कि जो भी यहाँ पे कर्मचारी हैं उनका जो वेतन होगा वो भारतीय कोष से दिया जाएगा। अब आप खुद ही सोच सकते हैं। इसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट आता है। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत व्यापारिक एकाधिकार को पुनः 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अब जैसे ही ये चार्टर एक्ट आते गए इनके कंपनी के कार्य क्षेत्र को या समयावधि को आगे बढ़ाता गया, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपने देश के लिए काफ़ी अच्छा कार्य किया जा रहा था और यहाँ से काफ़ी सारा शोषण के तहत अपनी इकोनॉमी अच्छी होती जा रही थी उनकी। तो इसी के तहत इसके जस्ट बाद आपका 1813 का चार्टर एक्ट आता है। इसमें क्या किया जाता है
कि इसके तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया जाता है, किंतु पूर्ण रूप से नहीं किया जाता है। यहाँ पे देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे व्यापारिक एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब 1813 के आसपास अब यहाँ पे ब्रिटेन में यानी इंग्लैंड में औद्योगिकरण का दौर प्रारंभ हो चुका था और उद्योगों में अच्छा खासा माल तैयार हो रहा था। सूती वस्त्र, कपड़े, अनेक वस्तुओं का निर्माण हो रहा था और ब्रिटेन को उस माल को बेचने के लिए एक बाजार की आवश्यकता थी, जिसलिए और भारत में वह माल को बेच नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि भारत में कंपनी को एकाधिकार था। ब्रिटेन की ओर से कंपनी को केवल अधिकार था एकाधिकार का तात्पर्य है किसी एक संस्था या व्यक्ति विशेष का जो अधिकार होता है उसके तहत एकाधिकार कंपनी को प्राप्त था। उसके अलावा ब्रिटेन की ओर से कोई भी यहाँ पे व्यापार नहीं कर सकता था। तो ब्रिटिश संसद के द्वारा इनके व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और चाय और चीन देश को छोड़ करके बाकी सभी एकाधिकार कंपनी के समाप्त कर दिए गए। जैसे ही व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए तो इसी के तहत 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरी यानी ब्रिटिश पादरियों को भारत में धर्म प्रचार की स्वतंत्रताएं प्रदान कर दी गई और ये जो आते थे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा लाइसेंस प्राप्त करके इन्हें भारत में धर्म प्रचार और आवास करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। इस प्रकार से जो ईसाई मिशनरी थे यानी एक प्रकार के धर्मगुरु के रूप में इन्हें जाना जाता है, ये भारत में आके लोगों को अपने धर्म की ओर आकर्षित करने लगे और अधिक से अधिक यहाँ पे अपने धर्म प्रचार को आगे बढ़ाने का कार्य करने लगे। इस एक्ट के तहत सर्वप्रथम भारतीय शिक्षा यानी जो भारतीय एजुकेशन सिस्टम था 1813 के चार्टर एक्ट के तहत उस पे सर्वप्रथम भारतीय शिक्षा पर कंपनी की आय से 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई। यानी कहने का तात्पर्य है जो यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम था उस पे आपका सर्वप्रथम कंपनी की आय से 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई थी, जो हमारे यहाँ पे भारतीय शिक्षा पर ब्रिटिश के द्वारा 1 लाख रुपए खर्च किया जाना था। यहाँ पे अभी केवल बात कही गई थी। इसी प्रकार से यहाँ से काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए देखते हैं। तो जिस प्रकार से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि आपका बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को। किस अधिनियम के तहत या किस एक्ट के तहत बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को बंगाल के अधीन लाया गया, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई या सारे उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई और पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सर एलिजा एम्पे थे। और कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई, 1774 में की गई। उसी के तहत सर्वप्रथम किस अधिनियम के तहत या एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में कितने सदस्यों को जोड़ा गया, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद आपका 1773 के चार्टर एक्ट से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि किस अधिनियम के तहत कंपनी के सभी कर्मचारियों एवं सभी कर्मचारियों का वेतन भारतीय कोष से देने की बात कही गई, तो वो कही गई आपका 1793 के एक्ट के तहत। 1813 की जो चार्टर एक्ट है उसमें अर्थात सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका कि सर्वप्रथम भारतीय शिक्षा पर कंपनी की आय से 1 लाख रुपए खर्च करने की बात किस अधिनियम के तहत की गई, तो ये आपका 1813 के चार्टर एक्ट के तहत कहा गया। इसी प्रकार काफ़ी सारे MCQ
यहाँ से बन सकते हैं। और आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहें, जिससे कि चैनल पे अधिक से अधिक स्टूडेंट बने रहें और उन्हें पढ़ने का मौका मिलता रहे।